हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ स्काई में स्वागत है। आज मैं आपके साथ रोटेशनल मोशन, जिसको हम लोग घूर्णन गति के नाम से जानते हैं, कि कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम। जैसा कि आप लोग यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो प्रॉब्लम दिया गया है कि ए डिस्क विच हैज ए मास ऑफ 20 kg इज subjected to the couple moment of m equal to 2 theta plus 4 Newton meter, where theta is in radian. If it starts from rest, determine its angular velocity when it has made 2 revolution. तो इस क्वेश्चन का फिगर भी आपको दिया गया है। तो फिगर हम आपके सामने शो कर रहे हैं। ये है फिगर। तो यहाँ पे हमारे पास एक डिस्क है जो पॉइंट ओ के अबाउट ये रोटेट कर रही है। रोटेशन किस वजह से हो रहा है? इस डिस्क पे लगने वाले जो यहाँ पे कपल मोमेंट दिया गया है, जिसको हम लोग टार्क भी बोलते हैं, उस वजह से ये हमारी डिस्क इस ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। ठीक है, तो आप और दूसरा चीज इस क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि ये जो डिस्क है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब ये होता है कि जब हमारा टाइम जीरो होगा तो उस मोमेंट पे हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा और एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो होगी। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन में जो जो डेटा दिया गया था उस डेटा को यहाँ पे नोट कर लिया है। तो पहला डेटा दिया गया था मास ऑफ डिस्क, जो कि 20 kg दिया गया है। दूसरा डेटा है रेडियस ऑफ डिस्क, जो कि फिगर में दिख रहा है 300 mm। इसको हमने मीटर में बदल लिया, जिसकी वैल्यू है 0.3 मीटर। और साथ इसके ऊपर लगने वाला कपल मोमेंट, जिसको हम लोग टार्क भी बोलते हैं, वो भी दिया गया है। वो दिया गया 2 थीटा प्लस 4 न्यूटन मीटर। अब हमें इस गिवन डेटा के बेसिस पे हमें इस सर्कुलर डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। कब निकालना है? व्हेन इट हैज मेड 2 रिवोल्यूशन, जब ये डिस्क 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन कर चुका होगा तब। ठीक है, तो जैसा कि पता है ये जो डिस्क है वो पॉइंट ओ के अबाउट ही केवल रोटेट कर रही है। ठीक, तो इसके ऊपर हम लोग केवल रोटेशनल मोशंस की इक्वेशन को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस क्वेश्चन में जो m की वैल्यू है वो m की वैल्यू टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे m की वैल्यू थीटा के टर्म में दिया हुआ है। इसका मतलब जैसे जैसे थीटा हमारा चेंज होगा m की वैल्यू भी चेंज होगी। इसका मतलब m हमारा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। जब m कांस्टेंट नहीं होगा तो हम यहाँ पे जो रोटेशनल मोशन की जो बेसिक इक्वेशन है उसको हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि अभी हम आपके जब सोल्यूशन डिस्कस करेंगे तो उसमें हम आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा कि हमें पता है, जब किसी भी बॉडी पे कोई कपल मोमेंट या टार्क लगता है तो जो हमारी रोटेशनल मोशन की जो हमारी इक्वेशन है वो होता है T इक्वल टू आई अल्फा। तो इस इक्वेशन में देख रहे हैं T हमारा है टार्क, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में कपल मोमेंट के नाम से दिया गया है। तो दोनों चीजें एक ही है। ठीक है, चाहे कपल मोमेंट हम उसको कह सकते हैं या हम टार्क भी कह सकते हैं। सेकंड है इसका आई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा यहाँ पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका? इस सर्कुलर डिस्क का। किस पॉइंट के अबाउट? जिस पॉइंट के अबाउट ये हमारी डिस्क रोटेट कर रही है। तो जैसा कि हमें यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, इस फिगर में ये डिस्क ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमने आई लिया है
वो आई इस ओ पॉइंट के अबाउट है। एंड थर्ड पार्ट है इसका अल्फा। अल्फा क्या है? इस सर्कुलर डिस्क का एंगुलर एक्सीलरेशन। मीन्स जब इस कपल मोमेंट की वजह से ये डिस्क किस एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ रोटेट करेगी। तो अब हमें क्या करना है? इसी इक्वेशन की हेल्प से हमें एंगुलर एक्सीलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी हमें निकालना है। तो जैसा कि हमें पता है कि दिया गया है m या t की वैल्यू 2 थीटा प्लस 4, तो इस इक्वेशन t इक्वल टू आई अल्फा में मैंने t की जगह 2 थीटा प्लस 4 को प्लेस कर दिया। तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन निकल के आ गई वो आ गई आई अल्फा इक्वल टू 2 थीटा प्लस 4। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्फा। ठीक है, आई हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि आई टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए आई की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है। अब आइए बात करते हैं अल्फा। तो जैसा कि हमें पता है अल्फा हमारा है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डी ओमेगा अपान डी टी से। ठीक है, यहाँ हमने एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा को डी ओमेगा अपान डी टी से। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ये डी ओमेगा अपान डी टी के टर्म में है। जो इक्वेशन 1 हमारा है वो थीटा के टर्म में है। इसका मतलब हमें इस डी ओमेगा अपान डी टी को थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने डी थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और डी थीटा से नीचे भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डी ओमेगा अपान डी टी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो बन गया डी ओमेगा अपान डी थीटा और दूसरा पार्ट बन गया डी थीटा अपान डी टी। जैसा कि आपको पता है थीटा यहाँ पे क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो इस डी थीटा अपान डी टी की जगह हमने ओमेगा से डिनोट कर दिया। तो जो हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई फाइनल, वो आ गई ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपान डी थीटा। अब हम इस अल्फा की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में अल्फा की वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? आई ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू 2 थीटा प्लस 4। अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालना है। इसके लिए हमने क्या किया कि थीटा को थीटा के साथ कर लिया और ओमेगा को ओमेगा। इसके लिए हमें इस डी थीटा को से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन आ गया वो आ गया आई ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू 2 थीटा प्लस 4 इंटू डी थीटा। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हमें सॉल्व करना है और हमको वैल्यू निकालना है एंगुलर वेलोसिटी की इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जिसके लिए हम क्या करने वाले हैं? इस इक्वेशन 3 को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये देखिए जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आई कांस्टेंट था जिसको हमने बाहर कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? इंटीग्रेशन ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 थीटा प्लस 4 इंटू डी थीटा। अब बात आई इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट लगाने के लिए। तो लिमिट कैसे लगाएंगे वो इसके लिए क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारी जो डिस्क है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। तो रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब जब हमारा t 0 होगा तो उस इंस्टेंट पे हमारा एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। तो उस समय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। तो देख रहे हैं इसकी लोअर लिमिट क्या होगी? जब एंगुलर वेलोसिटी 0 है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? इसका 0 है। ठीक, और सर्टेन टाइम के बाद
जब इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी 0 से इंक्रीज होके ओमेगा पे पहुंच गई तो उस इंस्टेंट पे हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था वो 0 से चेंज होके थीटा हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और फिर इसकी जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उसकी हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमको मिल गया ओमेगा स्क्वायर बाई 2। आई चूंकि कांस्टेंट था तो इसको हम लोगों ने पहले से बाहर रखा है। ठीक है, अब इसकी जो लोअर लिमिट थी वो 0 थी और अपर लिमिट ओमेगा, और जो राइट साइड को हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया तो हमको मिला 2 जो पहले से था, और थीटा था तो थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 था तो 4 कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 4 थीटा, और फिर उसकी भी हमने यहाँ पे लिमिट शो कर दिया 0 से थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस लोअर लिमिट को रखेंगे या अपर लिमिट को रखेंगे। ठीक है, तो चूंकि पहले हम अपर लिमिट रखते हैं तो जब अपर लिमिट रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा आई इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और जो लोअर लिमिट रखेंगे माइनस के साथ तो ओमेगा की जगह 0 तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2 से कैंसिल हो गया यहाँ पे तो क्या मिला थीटा स्क्वायर, और यहाँ पे मिल गया 4 थीटा। चूंकि लोअर लिमिट रखने पे ये भी 0 हो जाएगा और ये भी थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको रखिए ना रखिए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो जब हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमने 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमको मिल गया 2 इंटू थीटा स्क्वायर प्लस 4 थीटा, जो कि लेफ्ट साइड में आई हमारा जो कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो मल्टीप्लाई कर रहा था, जब राइट साइड आएगा तो वो डिवाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर था इसलिए इसको मैंने स्क्वायर रूट में ले लिया। अब जिससे क्या करने वाले हैं हम लोग, जो ये आई है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस सर्कुलर डिस्क का जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो जिस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर डिस्क हमारी रोटेट कर रही है वो एक्चुअली उस सर्कुलर डिस्क की पोलर एक्सिस है। और हमें पता है कि किसी भी सर्कुलर डिस्क का उसके पोलर एक्सिस के अलोंग मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है mr स्क्वायर बाई 2। तो आई की जगह हम लोग क्या पुट करने वाले हैं mr स्क्वायर बाई 2। तो देखिए यहाँ पे मैंने आई की जगह mr स्क्वायर बाई 2 पुट कर दिया। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिलेगा ओमेगा मिलने वाला है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि एज पर क्वेश्चन वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी कब, जब थीटा इक्वल टू 2 रिवोल्यूशन। इसका मतलब आपको पता है कि जब डिस्क हमारी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा तो उस इंस्टेंट पे हमारी डिस्क 2 पाई रेडियन कंप्लीट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रिवोल्यूशन दिया है, इसका मतलब कि ये डिस्क 2 रिवोल्यूशन में 4 पाई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मैंने क्या किया कि जो जो वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया गया था सारी की सारी वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। देखिए थीटा की जगह मैंने 4 पाई रख दिया। ठीक है, और मास दिया गया था तो मास की मैंने 20 रख दिया, रेडियस दिया गया था 0.3 तो रेडियस की जगह 0.3 रख दिया, और जो ये नीचे 2 बच रहा था ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा फॉर्म बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ओमेगा की वैल्यू, जिसकी वैल्यू आ रही है 21.5 रेडियन पर सेकेंड। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले हम आपको इस क्वेश्चन का फिगर भी शो कर देते हैं तो क्वेश्चन को समझने में और आसानी होगी। ये रहा इस क्वेश्चन का फिगर। तो क्या दिया हुआ है, द 20 kg wheel has a radius of gyration about its center O of K naught, जो कि रेडियस ऑफ जायरेशन को यहाँ पे K naught से डिनोट किया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है 300 mm।
when the wheel is subjected to the couple moment, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, it slips as it rolls. तो बोला है determine the angular acceleration of the wheel and the acceleration of wheel's center O. और क्या दिया है? The coefficient of kinetic friction between the wheel and the plane is mu k equal to 0.5. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? क्वेश्चन में दो चीज निकालना है। पहली चीज, ये जो हमारी व्हील दी गई है, जब इस प्लेन पे रोटेट करते हुए या रोल करते हुए आगे जाएगी, तो पूछ रहा है इस व्हील की एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, और साथ ही साथ इस व्हील का जो सेंटर पॉइंट ओ होगा, ओ है, इस सेंटर पॉइंट ओ का लीनियर एक्सीलरेशन कितना होगा। तो यहाँ पे आपसे दो चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है मास ऑफ द व्हील, कितना दिया गया है? 20 kg। सेकेंड थिंग इसमें दिया गया है रेडियस ऑफ व्हील आर इक्वल टू 0.4 मीटर, जो कि फिगर में भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन है रेडियस ऑफ जायरेशन, जो कि क्वेश्चन में के नॉट से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे ये जो नॉट है, या जिसको हम लोग ओ बोल कह सकते हैं, तो के नॉट का मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन जो दिया गया है, इसके व्हील के सेंटर के अबाउट दिया गया है, जिसकी वैल्यू है 0.3 मीटर। ठीक है, और क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में? इस व्हील के ऊपर लगने वाला कपल मोमेंट, जिसको हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं, कितना दिया गया? 100 न्यूटन मीटर। ठीक है, और एक चीज और दिया गया है कि म्यू के यहाँ क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। किस कंडीशन में? जब ये डिस्क हमारी क्या कर रही है, इस प्लेन के ऊपर रोल कर रही है, इसका मतलब दिया गया है काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या डायनेमिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस व्हील का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे प्योर रोटेशन नहीं है। यहाँ पे डिस्क हमारा दो तरीके का मोशन कर रहा है। एक तो ये इस सरफेस के ऊपर रोल भी कर रहा है, और साथ ही साथ ये आगे भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मोशन है, रोटेशन भी है और साथ ही साथ लीनियर मोशन भी है। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं इसका। तो इस व्हील का मैंने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा किया है। तो देखिए क्या क्या चीजें हैं। तो जब ये व्हील इस प्लेन सरफेस के ऊपर रोल करते हुए जब आगे जाएगी, तो मैंने मान लिया कि इस व्हील का जो सेंटर है वो ए एक्सीलरेशन से राइट साइड मूव कर रहा है। ठीक है, और किस एंगुलर एक्सीलरेशन से? अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन से ये रोटेट कर रहा है। किस वजह से? इस डिस्क के ऊपर या इस व्हील के ऊपर जो कपल मोमेंट m लग रहा था, उसकी वजह से। ठीक है, अब बात कर लें, क्योंकि ये व्हील और प्लेन आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है, जो कि कांटेक्ट पॉइंट को मैंने यहाँ पे ए से दिखाया है। तो इस ए पॉइंट पे क्या लगेगा? एक तो रिएक्शन फोर्स लगेगा, जो कि इस प्लेन से नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड। दूसरा क्या लगेगा? इस व्हील का वेट, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इसको हम लोग डिनोट कर ले रहे हैं एफ। ठीक है, अब देखिए बात आई एफ ए का। एफ ए क्या है? तो एफ ए है इस व्हील और इस प्लेन के बीच लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि इस ए पॉइंट पे जो व्हील है, व्हील का डायरेक्शन किस तरफ है? लेफ्ट साइड। ठीक है, तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा? राइट साइड। तो जिसको हम लोग यहाँ पे एफ ए से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पता है कि इस प्रॉब्लम में दोनों मोशन हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है। किस
एंगुलर एक्सेलरेशन से, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से, साथ ही साथ लीनियर मोशन भी हो रहा है। किस एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों को दोनों इक्वेशन लगानी पड़ेगी, लीनियर मोशन वाली इक्वेशन और रोटेशन वाली इक्वेशन भी लगानी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस व्हील का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर ले रहे हैं। किस पॉइंट के अबाउट? इस पॉइंट ओ के अबाउट। ठीक है, तो इस व्हील का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमको पता है कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू होता है एम के स्क्वायर। ठीक है, के यहाँ पे क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन, और एम क्या है? मास ऑफ द व्हील, और आई क्या है हमारा? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके अबाउट? पॉइंट ओ के अबाउट। तो मास दिया गया यहाँ पे हमारा 20 kg, और रेडियस दिया गया 0. सॉरी रेडियस नहीं, रेडियस ऑफ जायरेशन। के की वैल्यू दिया गया 0.3। तो अब हमने वैल्यू को यहाँ पे रख दिया, तो हमको मिल गया आई। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 1.8 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग अप्लाई करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, यहाँ पे टोटल अननोन कितने हैं हमारे पास? तो पहला अननोन तो ए हो गया, लीनियर एक्सेलरेशन। दूसरा अननोन है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तीसरा है बेटा यहाँ पे लगने वाला रिएक्शन फोर्स आर, और नेक्स्ट हमारा फ्रिक्शनल फोर्स एफ ए। ठीक है, तो इस चार इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सॉरी चार अननोन को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट हमें चार इक्वेशन तो चाहिए। ठीक है, तो वन बाय वन हम एक एक इक्वेशन की बात करते हैं। तो पहला इक्वेशन हम लोग अप्लाई करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। जैसा कि आपको पता है F इक्वल टू होता है ma। ठीक है, तो F क्या है? इस व्हील के ऊपर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या आप कह सकते हैं x डायरेक्शन में। ठीक है, m इस व्हील का मास, और a क्या है? a है x डायरेक्शन में इस व्हील का लीनियर एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो x हमने यूज किया है, x बस ये डिनोट कर रहा है कि मोशन जो x एक्सिस के अलांग हो रहा है। तो आप इस फ्री बॉडी डायग्राम से अगर देख पा रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला जो हमारा फोर्स है वो केवल एफ ए है। तो यहाँ पे हमने जो रिजल्टेंट फोर्स एफ एक्स है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने हमने एफ ए रख दिया। ठीक है, मास 20 दिया गया था, और इस एक्स एक्सिस के अलांग जो इसका लीनियर एक्सीलरेशन था उसको हम लोगों ने ए से मान रखा है, तो इसकी जगह हमने ए रख दिया। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं वर्टिकल मोशन के अलावा, वर्टिकल एक्सिस के अलावा। ठीक है, तो जो वर्टिकल एक्सिस के अलावा सेम लगाएंगे, F इक्वल टू एम ए, वाई डिनोट कर रहा है हमारा कि मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो जैसे कि आप इस फ्री वाई डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं? एक तो फोर्स हमारा आर है, और दूसरा फोर्स हमारा है एम जी। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ? ठीक है, तो आर एम जी, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो गया। ठीक है, और मास तो दिया है 20 kg, बट ये जो व्हील है वो वाई एक्सिस के अलांग मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस बिकम 0। दैट्स वाई आर माइनस एम जी इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे m की वैल्यू रख दिया, g की वैल्यू रख दिया, तो यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। तो r की वैल्यू हमारी आ गई 196.2 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ हमको अभी टोटल दो इक्वेशंस मिल चुकी हैं। ठीक है, अभी हमें दो इक्वेशंस और चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल जो अननोन है वो 4 है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लीनियर मोशन की जो दो इक्वेशंस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया।
अब हमारे पास बचता है क्या, रोटेशनल मोशन की बात करें। तो रोटेशनल मोशन के लिए देखिए आपको पता है टी इक्वल टू आई अल्फा होता है, ठीक है। तो इसका फिगर डायग्राम भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टी क्या है, इस व्हील के ऊपर लगने वाला रिजल्टेंट टार्क। अब देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट टार्क क्या है, ठीक है। तो अगर हम इस ओ पॉइंट के अबाउट, क्योंकि यहाँ पे देखिए टी के साथ ओ भी लगा है, तो ये टी ओ डिनोट कर रहा है कि टार्क अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है। और आई ओ भी लिखा हुआ, आई नॉट भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ। और अल्फा क्या है, इस व्हील का एंगुलर एक्सीलरेशन। तो अब हम ओ पॉइंट के अबाउट अगर हम रिजल्टेंट टार्क निकाले, तो टार्क क्या होगा, ओ पॉइंट के अबाउट एक तो ये एम लग रहा है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, ठीक है। और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, एफ ए, ठीक है। तो ओ पॉइंट के अबाउट इस एफ ए का जो हमारा कपल मोमेंट होगा वो कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इस ओ पॉइंट से इस एफ ए के लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इस व्हील की रेडियस के बराबर, ठीक है। तो हमारा रिजल्टेंट एम माइनस, चूंकि एम हमारा क्लॉकवाइज है, और ओ पॉइंट के अबाउट जो ये एफ ए टार्क लगाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, कितना हो जाएगा, एम माइनस एफ ए इंटू आर। तो देखिए एम माइनस एफ ए इंटू आर इक्वल टू आई नॉट अल्फा, ठीक है। फिर जैसा कि जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, तो एम की वैल्यू दिया था 100, वो मैंने प्लेस कर दिया। आर की वैल्यू दिया गया 0.4, वो भी मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। और आई नॉट की वैल्यू अभी हम लोग जस्ट पहले कैलकुलेट किए थे, तो हमने आई नॉट की वैल्यू भी यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये हमको मिल गई इक्वेशन 3, ठीक है। अब हमें एक इक्वेशन और चाहिए, ठीक है। वो चौथी इक्वेशन कौन सी होगी, फोर्थ इक्वेशन कौन सी होगी, तो आप लोगों के दिमाग ये आ रहा होगा कि ए इक्वल टू आर अल्फा होता है, ठीक है। उसको हम यूज कर ले चाहेंगे कि ए इक्वल टू आर अल्फा हम लोग यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा, उसमें दिया था रोल्स विथ स्लीप। इसका मतलब कि जो ये हमारी व्हील है वो रोल तो कर रहा है, लेकिन रोल विदाउट स्लीपिंग नहीं है। रोल तो कर रहा है लेकिन साथ में साथ स्लिप भी हो रहा है। और जो ए इक्वल टू आर अल्फा होता है, ए इक्वल टू आर अल्फा होता है, ये हम लोग तब लगाते हैं कि जब रोलिंग तो हो बट स्लीपिंग ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन में दिया है कि रोल के साथ साथ वो स्लीप भी हो रहा है। इसका मतलब ए इक्वल टू आर अल्फा हम लोग नहीं लगा सकते। अगर आप लोग ये लगा देंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो गलत हो जाएगी। तो ये ए इक्वल टू आर अल्फा कब लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि ए इक्वल टू आर अल्फा हम लोग तब लगाएंगे जब रोलिंग विदाउट स्लीपिंग हो। और यहाँ पे दिया गया रोलिंग विथ स्लीपिंग दिया गया है, इसका मतलब ए इक्वल टू आर अल्फा नहीं लगेगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जब ये रोल कर रहा है तो साथ ही साथ स्लिप हो रहा है, ठीक है। तो जब स्लिप होगा इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा पॉइंट ए है वो कांटेक्ट पॉइंट ए स्टेशनरी नहीं होगा। और जब स्टेशनरी नहीं होगा तो इसके बीच लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, वो क्या लगना शुरू हो जाएगा, डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ ए इक्वल टू के आर। जैसा कि आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू आर के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पे जो एफ ए है वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, वो डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। इस वजह से यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी म्यू के आर।
ठीक है, म्यू की वैल्यू दिया गया 0.4 और आर की वैल्यू भी हमको पहले से पता थी, तो हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया। तो म्यू की वैल्यू 0.5, आर की वैल्यू 196.2, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमको एफ ए की वैल्यू, एफ ए क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, जो किसके किसके बीच लग रहा है, इस व्हील और प्लेन के बीच लग रहा है, ठीक है। यहां से हमें एफ ए की वैल्यू आ गई 98.1 न्यूटन, ठीक है। अब इस एफ ए की वैल्यू को, एफ ए की वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया, इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया, ठीक है। जब इस इक्वेशन नंबर 1 हम लोग पुट करेंगे यहां से हमें वैल्यू मिलेगी अल्फा, ठीक है। देखिए 100 माइनस 0.4 इंटू 98.1 इक्वल टू 1.8 अल्फा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया तो हमें यहां से किसकी वैल्यू मिल गई, अल्फा इक्वल टू 33.75 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन का ये एक पार्ट है जो आपसे पूछ रहा था, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या दिया पूछ रहा था, इस व्हील का जो सेंटर है उस सेंटर पॉइंट का एक्सीलरेशन पूछ रहा है। तो सेंटर पॉइंट तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, इसका मतलब कि हमें ये लीनियर एक्सीलरेशन ए की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 था, उस इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग एफ ए की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो एफ ए इक्वल टू क्या था, मास इंटू एफ इक्वल टू एम ए, तो इस एफ ए की वैल्यू 98.1 रख दिया और मास 20 था और ए की वैल्यू तो निकाल लेनी है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम अप्लाई करने से मना कर रहे थे, वो क्या मना कर रहे थे, ए इक्वल टू आर अल्फा, कि ए इक्वल टू आर अल्फा मत लगाना, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसका है, रोल्स विथ स्लीपिंग का है, ठीक है। अब ए इक्वल टू आर अल्फा तब लगाते हैं जब रोल्स विदाउट स्लीपिंग हो, ठीक है। अगर आप ए इक्वल टू आर अल्फा से वैल्यू निकालोगे, ए इक्वल टू आर अल्फा से, आर की वैल्यू 0.4, अल्फा की वैल्यू 33.75, तो यहां से जो ए की वैल्यू निकल के आ रही वो आ रही है 13.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गाइज अगर आप लोगों ने इस इक्वेशन का यूज करके, इस इक्वेशन का यूज करके आपने अगर ये ए की वैल्यू निकाल दिया तो आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ए इक्वल टू आर अल्फा से जो 13.5 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू इनकरेक्ट है। तो करेक्ट वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके के हम कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियो या प्रॉब्लम्स आपके साथ लेके आते रहेंगे। थैंक यू।